नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, वो चर्चा की थी भारत के भौतिक प्रदेशों पर। और उसमें हमने भारत के भौतिक प्रदेशों का विभाजन पढ़ लिया था। मैप के आधार पर हमने एक भाग में बांटा था, संरचना एवं उत्पत्ति के आधार पर भारत के भौतिक प्रदेश, जिसमें हमने लगभग 4 भौतिक प्रदेशों को पढ़ा था। और दूसरा हमने जो विभाजन किया था वो किया था हमारा भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, जिसमें हमने भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। उस विभाजन के बाद में उसी वीडियो में हमने चर्चा की थी, वो चर्चा की थी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। एक किया था हमारा पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, दूसरा भाग था हिमालय और तीसरा भाग था हमारा पूर्वांचल हिमालय। 3 भागों में बांटा था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को। फिर हमने पार हिमालय, ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा था और हिमालय को भी हमने 3 भागों में बांटा था। तो जो हमारी चर्चा है वो पिछली वीडियो में अधूरी रह गई थी। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चर्चा करते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो देखिए, मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूं। ये मान लीजिए इस तरह से हमारा ये उत्तर भारत वाला हमारा कौन सा हिस्सा है ना। तो यहां से जो फैला हुआ था वो तो फैला हुआ था हमारा कौन सा, हिमालय वाला भाग, ठीक है। हिमालय वाले भाग में जो ऊपर वाला भाग था, जैसे 3 श्रेणियां थी हमारा, काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर। ये 3 श्रेणियां जो आती हैं वो किस भाग में आती हैं? ये आती है हमारी पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। तो आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो इस भौतिक भाग पर रहेगी। इसका नाम क्या है? पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, ठीक है। चलो हेडिंग डाल दीजिए आप, पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। पार हिमालय। चलिए, पार हिमालय से पहले कुछ बिंदु हम हिमालय के बारे में चर्चा कर लें या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में चर्चा कर लेते हैं ना। जैसे कि इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, वगैरह वगैरह कुछ बिंदु बनते हैं, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ये बातें बनती है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। तो पहले इस पर चर्चा कर लें, फिर चलो हम पढ़ लेंगे पार हिमालय, ठीक है ना। तो बात करें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की, तो यह भारत के लगभग 5.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है ना। तो कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है? 5.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। बात करें इसकी लंबाई की, है ना, बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है लगभग 2400 किलोमीटर। लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई पर ये क्या है हमारा, फैला हुआ है, ठीक है ना। कहीं कहीं इसकी जगह 2400 भी मिल जाए, कहीं कहीं इसकी जगह जो है लंबाई आपको 2500 किलोमीटर से लेकर 3200 किलोमीटर तक मिल सकती है ना। 2500 किलोमीटर से लेकर कितने किलोमीटर तक? 3200 किलोमीटर तक इसकी लंबाई भी आपको किताबों में मिल सकती है, ठीक है। बात करें इसकी चौड़ाई की, लंबाई के बाद इसकी चर्चा हम किस पे करें? बात करें इसकी चौड़ाई की, तो चौड़ाई है इसकी लगभग 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक। कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है और कहीं कहीं इसकी चौड़ाई कितनी है? 400 किलोमीटर। इसकी जो आकृति है वो आकृति किसके समान है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की जो आकृति है वो आकृति एक धनुष के समान है, मतलब धनुषाकार आकृति में फैला हुआ है, ये ना, धनुषाकार आकृति में फैला हुआ है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हमने बनाया था ना, यहाँ पर हिमालय जो वाला भाग था इस तरह से किस तरह एक भागों में फैला हुआ था, एक धनुषाकार आकृति में फैला हुआ था। बात करें इसकी औसत ऊंचाई की, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की औसत ऊंचाई की, तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है हमारी 6000 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। और बात करें इसकी उत्पत्ति की, तो इसकी जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति हुई है हमारी औसत मायोसीन काल में। औसत मायोसीन काल में इंडो ब्रह्म नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों में, इंडो ब्रह्म नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों में बलन पड़ने के कारण, निक्षेपों में बलन
पड़ने के कारण, बलन पड़ने के कारण। तो इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति कब हुई थी? उत्पत्ति हुई थी हमारी औसत मायोसीन काल में। किसके द्वारा हुई है? इंडो ब्रह्म नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों में क्या पड़ने के कारण? बलन पड़ने के कारण इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना। तो ये जो विशेषता है हमारी किसके बारे में है? ये विशेषता याद रखनी है आपको उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। ठीक है, छोटी छोटी कुछ विशेषताएं। अब बात कर लेते हैं हम एक एक से उत्तरी प्रदेश। यहाँ पर लिख देता हूं, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को निम्न भागों में बांटा गया है। निम्न भागों में बांटा गया है। वही वर्गीकरण हमने पहले पढ़ लिया, हालांकि उसको यहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड है इसलिए यहाँ पर दोबारा से बना लो। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, और इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है हमारा पार या ट्रांस हिमालय, एक है हमारा हिमालय, और एक है हमारा पूर्वांचल प्रदेश या पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, पार या ट्रांस हिमालय को 3 भागों में, 3 श्रेणियों में बांटा गया है ना। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, और एक कौन सी है? जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है हमारा। एक है हमारा महान हिमालय, एक है हमारा मध्य या लघु हिमालय, और एक है हमारा भाय या शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पार हिमालय और पूर्वांचल प्रदेश। पार हिमालय को 3 भागों में, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हिमालय को भी 3 भागों में, महान हिमालय, मध्य हिमालय और भाई हिमालय। ठीक है ना। तो अब हम हमारी जो चर्चा करेंगे वो किस पर करेंगे? वो करेंगे हम पार या ट्रांस हिमालय में। तो बना लीजिए इसको। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए आप, पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, है ना। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का पहला भाग पढ़ रहे हैं हम, पार या ट्रांस हिमालय। पार या ट्रांस हिमालय। ठीक है, देखिए बात करें पार या ट्रांस हिमालय की, तो इसकी जो औसत ऊंचाई है, तो इस भाग की जो औसत ऊंचाई है वो है हमारी लगभग 4500 से 5500 मीटर, 4500 से 5500 मीटर। और पूरे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी थी? वो थी हमारी 6000 मीटर। ठीक है ना, याद रखना। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति हुई है हमारी इयोसीन काल में, और पूरे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? औसत मायोसीन काल में हुई थी। इयोसीन काल आता है हमारा लगभग 7500 करोड़ वर्ष से 1200 करोड़ वर्ष पूर्व, है ना। 7500 करोड़ से लगभग 1200 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है ना। अगली विशेषता लिखिए इसकी, ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय को 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है ना। ट्रांस हिमालय को 3 समानांतर श्रेणियों में
समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है, बांटा गया है। आपको पता होगा ना, एक बार दोबारा से फिर समझ लीजिए। ये जैसे हमारा उत्तर भारत वाला हिस्सा था, है ना, इसमें से ये जो हिस्सा था ये तो कौन सा हो गया था हमारा, ये भाग तो कौन सा था, हिमालय वाला भाग था। इसके बाद में ऊपर वाला जो भाग था ये वाला, ये भाग था हमारा कौन सा, पार या ट्रांस हिमालय। ये कौन सा था, पार या ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। और इस पार या ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां थी इस तरह से, है ना। तो इन 3 समानांतर श्रेणियां स्थित है ना। तो पार या ट्रांस हिमालय को कितने भागों में, 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया, ठीक है। 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं आपको पता होगा, मैंने नाम लिखाए थे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो लिख लीजिए, ट्रांस हिमालय को 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। तीनों के नाम लिख लीजिए पहले, फिर एक एक से तीनों श्रेणियों को पढ़ेंगे, है ना। काराकोरम श्रेणी, दूसरी है हमारी लद्दाख श्रेणी, और 3 नंबर है हमारी जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। अब एक एक से तीनों श्रेणियों को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। उनमें से हम पहली श्रेणी जो लेंगे वो कौन सी लेंगे, काराकोरम श्रेणी को लेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, 1 नंबर काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, ठीक है ना। बात करें काराकोरम श्रेणी के बारे में, तो यह पार हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। यह पार हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, सबसे उत्तरी श्रेणी है। अगला लिखो, इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी का नाम क्या है, K2। इसका दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। गॉडविन ऑस्टिन है जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है। अच्छा, काराकोरम श्रेणी का एक अन्य नाम भी आता है, इसे कृष्णगिरी पर्वत भी कहते हैं। तो लिख लीजिए, इसे कृष्णगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसे कृष्णगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। और इसका एक नाम और आता है, इसे मध्य एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। इसे लिख लीजिए, इसे मध्य एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। इसे मध्य एशिया की रीढ़ की हड्डी, मध्य एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, कहा जाता है। देखिए, काराकोरम श्रेणी में कुछ दर्रे हैं और कुछ क्या है, इसमें नदियां भी हैं। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ, और कुछ क्या है यहाँ पर, ग्लेशियर भी है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हिमनद जो स्थित है, ग्लेशियर हिमनद, है ना। ऊपर वाला मैं हटा दूं, ऊपर वाला हटा देता हूं। लिखो, काराकोरम के प्रमुख ग्लेशियर,
प्रमुख हिमनद या ग्लेशियर, हिमनद या ग्लेशियर एक ही बात है। हिंदी में हिमनद और अंग्रेजी में ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रमुख हिमनद लिख लीजिए। एक है जैसे सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, यह भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। लिख लीजिए, यह भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर और अगर आपसे पूछा जाए युद्ध स्थल, है ना, यहाँ पर सेना रहती है इसलिए इसे युद्ध स्थल, यह भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर या कह लो युद्ध स्थल, युद्ध स्थल है। हुआ क्या था, यहाँ पर कुछ समय के लिए पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, जिसको एक ऑपरेशन के तहत यहाँ से इस ग्लेशियर से एक ऑपरेशन चलाया गया था यहाँ पर, उसको पाकिस्तान की सेना को यहाँ से दूर भगा दिया गया था, इसलिए यह भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कहलाता है ना। सियाचिन ग्लेशियर यह भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। दूसरा लिखो साल्टोरो हिमनद कह लो या ग्लेशियर कह लो एक ही बात है ना, साल्टोरो हिमनद। अगला लिखो बाल्टोरो हिमनद, और एक लिख लो बैफो हिमनद, ठीक है ना। मैंने आपको यहाँ एक बात बताना भूल गया, ये जो केटू गॉडविन ऑस्टिन श्रेणी है ना, यह पीओ के क्षेत्र में स्थित है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, यह भारत की मुख्य सीमा में स्थित नहीं है। ये जो केटू श्रेणी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 8,611 मीटर है, यह भारत की मुख्य भूमि में स्थित नहीं है, ये पीओ के क्षेत्र में स्थित है। अतः क्वेश्चन ऐसे आए कि भारत की मुख्य भूमि में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो फिर केटू नहीं बताना है आपको, फिर कौन सी बताओगे आप, कंचनजंगा बताओगे, है ना। हिमालय तो माउंट नेपाल में है हमारा, तो केटू जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,611 मीटर, ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारी पीओ के क्षेत्र में स्थित है। तो भारत में नहीं, ये ऐसे पूछे भारत की मुख्य भूमि में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो फिर कंचनजंगा बताना है ना। और ऐसे आए केवल कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो फिर आप बताओगे केटू गॉडविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई कितनी 8,611 मीटर, ठीक है ना। तो लिख लेना वहां पर थोड़ी जगह बची हो तो। अब लिखो काराकोरम श्रेणी में स्थित नदियां, तो एक तो है हमारी गलवान नदी और एक है हमारी नुब्रा नदी, प्रमुख नदियों की बात करें तो एक तो है हमारी गलवान नदी और एक है हमारी नुब्रा नदी। ये दोनों ही नदियां ये दोनों ही नदियां एक घाटियों से होकर बहती हैं। गलवान नदी जिस घाटी से होकर बहती है उसे बोलते हैं गलवान घाटी, और नुब्रा नदी जिस घाटी से होकर बहती है उसे बोलते हैं नुब्रा घाटी। आपको पता होगा अभी कुछ समय पहले ही भारत और चीन के मध्य कुछ झड़प हुई थी, भारत के सैनिक और चीन के सैनिकों के मध्य में कुछ झड़प हुई थी। वो झड़प कहाँ पर हुई थी, वो गलवान नदी की एक घाटी है, गलवान घाटी, वहीं पर हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि गलवान जो नदी है ना वो लद्दाख और अक्साई चीन भारत का ही, देखिए ये भारत का इस तरह से आपको मैप दिखाई देता होगा ना, लेकिन आपको पता होगा ये वाला हिस्सा है ना भारत का, ये तो पीओके में आता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है ना। और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला ये आता है हमारा अक्साई चीन या अक्साई चीन। तो ये तो पाकिस्तान के अधीन है और ये चीन के अधीन है, दोनों हिस्से भारत के ही हैं, लेकिन ये जो हिस्सा है पीओके वाला वो तो पाकिस्तान के अधीन है, और ये अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है वो चीन के अधीन है, ठीक है ना। तो जो केटू श्रेणी है ना, केटू श्रेणी गॉडविन ऑस्टिन, ये तो यहाँ पर स्थित है हमारी पीओके क्षेत्र में, और गलवान और नुब्रा घाटी
ये कहाँ पर स्थित है? ये जो सीमा बनाती है यहाँ पर बहती है हमारी गलवान और नुब्रा नदी, जो किसके बीच? यहाँ हमारा कौन सा? लद्दाख, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख स्थित है, और इधर हमारा अक्साई चीन है ना, हमारा तो नहीं है, चीन का है वर्तमान में। तो इधर अक्साई चीन स्थित है। तो यहाँ पर लिख लो कोष्ठक में, गलवान नदी लिख लो, यह लद्दाख तथा अक्साई चीन के मध्य बहती है, अक्साई चीन के मध्य बहती है, ठीक है ना। तो ये विशेषता थी हमारी पहली पार या ट्रांस हिमालय की पहली श्रेणी। कौन सी श्रेणी? काराकोरम श्रेणी, ठीक है ना, काराकोरम श्रेणी की विशेषता थी। अब दूसरी श्रेणी के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम क्या है? लद्दाख श्रेणी। तो दूसरी लिखिए, दूसरी श्रेणी जिसका नाम क्या है हमारा? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी, ठीक है ना। अच्छा, लद्दाख का मतलब क्या होता है? लद्दाख का अर्थ क्या होता है? लद्दाख का अर्थ, तो लद्दाख का अर्थ होता है लाख दर्रों का घर। लाख दर्रों का घर, लद्दाख का अर्थ क्या होता है? लाख दर्रों का घर, ठीक है ना। बात करें लद्दाख श्रेणियों की विशेषताओं के बारे में, तो लद्दाख का जो पठार है वो भारत का सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए लद्दाख को भारत का मिनी तिब्बत भी कहा जाता है, मिनी तिब्बत का पठार भी कहा जाता है। तो लिख लीजिए, लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए इसे भारत की छत, भारत की छत। आपको पता होगा तिब्बत के पठार को विश्व की छत कहते हैं, और भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार है, इसलिए इसे भारत की छत भी कहते हैं, छत भी कहते हैं, ठीक है ना। अगली विशेषता लिखिए, देखिए लद्दाख के पठार की बात करें तो यहाँ पर कुछ घाटियां हैं, नुब्रा घाटी, पुंगा घाटी और सेच्चर गैप घाटी। तो लिख लीजिए, लद्दाख श्रेणी में, लद्दाख श्रेणी में कुछ घाटियां स्थित हैं, कुछ घाटियां स्थित हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे पुंगा घाटी, पुंगा घाटी। आपको पता होगा पुंगा घाटी में भारत का एक भूतापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है? पुंगा घाटी में, है ना। अगली लिखिए, नुब्रा घाटी और सेच्चर गैप घाटी। नुब्रा घाटी और एक घाटी हमारी सेच्चर गैप घाटी, सेच्चर गैप घाटी। पुंगा घाटी वाली विशेषता लिख लीजिए, यहां पर भारत का भूतापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है, भारत का भूतापीय ऊर्जा केंद्र, भूतापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। तो भारत का सबसे ऊंचा भूतापीय ऊर्जा केंद्र आपसे पूछा जाए तो कहां पर बताओगे? वो बताओगे आप लद्दाख श्रेणी में। और लद्दाख श्रेणी कहां पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है, ठीक है ना। और लद्दाख में अभी किस घाटी में? पुंगा घाटी में। अब बात करते हैं लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी के बारे में। तो आपको पता होगा लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राकापोसी, है ना, राकापोसी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7,788 मीटर, जो विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है ना। तो लिख लीजिए, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है,
लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, राकापोसी। कौन सी है? राकापोसी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7,788 मीटर, और ये विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। लिखो, यह विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। तीव्र ढलान का मतलब समझ रहे हो क्या? देखो, ऐसे एक चोटी तो हमारी ऐसे है ना, लेकिन ये जो राकापोसी है ना, वो कैसे है? वो ऐसे है, मतलब सीधी तीव्र ढलान वाली चोटी है ये, है ना। तो विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी कौन सी? हमारी राकापोसी, जो किस श्रेणी में स्थित है? ये स्थित है हमारी लद्दाख श्रेणी में, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,788 मीटर। अगली विशेषता लिख लीजिए, लद्दाख श्रेणी में एक विशेष प्रकार का कोयला पाया जाता है, एंथ्रेसाइट कोयला, है ना। भारत में एंथ्रेसाइट कोयला लद्दाख श्रेणी में ही पाया जाता है। कहां पर? जम्मू कश्मीर के रेयांसी जिले में। लिख लीजिए, भारत में एंथ्रेसाइट कोयला लद्दाख श्रेणी में जम्मू कश्मीर राज्य के रेयांसी जिले में पाया जाता है। किस जिले में? रेयांसी। जम्मू कश्मीर राज्य के, हालांकि राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य के रेयांसी जिले से मिलता है, या रेयांसी जिले में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक विशेष प्रकार का मतलब कौन सा? एंथ्रेसाइट कोयला निकाला जाता है। अब बात कर लेते हैं, इसमें कुछ झील पाई जाती हैं लद्दाख श्रेणी में, खारे पानी की झीलें मिलती हैं। तो लिख लीजिए, लद्दाख में सीमोरिरी, एक तो कौन सी हमारी? सीमोरिरी झील है, और एक है हमारी पोगोंग 6 झील। तो लिख लीजिए, शॉर्ट में लिखा देता हूँ, आप लिख लीजिए, लद्दाख में एक तो हमारी सीमोरिरी झील, और एक है हमारी पोगोंग 6 झील। ये कैसी झील है? ये खारे पानी की झील है, ये ना, ये हमारी खारे पानी की झील है। आपको पता होगा, जो ग्लेशियर होता है, हिमनद के रूप में जो जमा रहता है, वो कैसा जल होता है? वो खारा नहीं होता, वो मीठा होता है। लेकिन यहाँ पर जो झीलें हैं वो कौन सी हैं? खारे पानी की है, इसलिए नाम याद रखना। चलो एक और विशेषता आपको बता देता हूँ, तो सिमोरिरी झील है ना, और पोगोंग 6 झील, यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग हुई है। आपको पता होगा 3 इडियट, आमिर खान की फिल्म थी, उसकी शूटिंग यहाँ पर एंड में जो आता है ना सीन, वो यहीं पर होती है, सिमोरिरी और पोगोंग 6 झील। ठीक है ना। तो ये थी हमारी दूसरी श्रेणी, कौन सी? लद्दाख श्रेणी। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की श्रेणी के बारे में। तो तीसरे नंबर की डाल लीजिए श्रेणी, जास्कर श्रेणी। तीसरे नंबर की श्रेणी का नाम क्या है? हमारी जास्कर श्रेणी। ठीक है ना। देखिए, जास्कर श्रेणी जो स्थित है वो हमारे 2 राज्यों में फैली हुई है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश और एक है हमारा उत्तराखंड। 2 राज्यों में फैली हुई है, सॉरी, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड में नहीं आती है, उत्तराखंड में हिमालय वाला भाग आ जाता है हमारा। तो जास्कर श्रेणी जो फैली हुई है वो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर और कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। लिख लीजिए, यह ऐसे लिखो, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में है। जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में है। ठीक है। आपको पता होगा, मैंने जब मैप बनवाया था हिमालय का,
तो उस समय सिंधु नदी बताई थी। और सिंधु नदी के बारे में मैंने बताया था कि सिंधु नदी जो है इसका उद्गम तो मानसरोवर झील से होता है, जिसके उत्तर में कैलाश पर्वत स्थित है। लेकिन यह जो झील है भारत में जास्कर श्रेणी और उत्तर की ओर है हमारी लद्दाख श्रेणी, इन दोनों श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है या समानांतर होकर बहती है। तो ये बात मैंने उसमें मैप पर बताई थी, लिख लीजिए। जास्कर तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य से होकर, जास्कर तथा लद्दाख श्रेणी के, लद्दाख श्रेणी के मध्य से होकर, मध्य से होकर, मध्य उसे होकर नहीं है तो समानांतर भी शब्द आ सकता है ना, क्वेश्चन में यहीं पर लिख लो, समानांतर, मध्य से होकर सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है। बहती है, आपको पता होगा सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मानसरोवर झील से होता है, जो कहाँ पर स्थित है, तिब्बत में स्थित है। और मानसरोवर झील के उत्तर में ही हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल कौन सा, कैलाश पर्वत स्थित है। ये मैंने उस समय लिखा दी थी आपको, है ना। सिंधु नदी के किनारे लद्दाख का एक शहर है लेह शहर, वो किसके नदी के, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। तो लिख लीजिए, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे लद्दाख का, लद्दाख का लेह शहर, लेह शहर बसा हुआ है। लद्दाख का कौन सा शहर, लेह शहर बसा हुआ है, ठीक है ना। देखिए, जास्कर श्रेणी से एक नदी का उद्गम होता है, झेलम नदी। कौन सी, झेलम नदी से, झेलम नदी जास्कर श्रेणी में एक झील स्थित है हमारी, शेषनाग झील। तो जास्कर श्रेणी में शेषनाग झील से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम क्या है, झेलम नदी। तो लिख लीजिए, जास्कर श्रेणी में स्थित, जास्कर श्रेणी में स्थित शेषनाग झील से, शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है, झेलम नदी का उद्गम होता है, झेलम नदी का उद्गम होता है, ठीक है ना। किस श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में एक झील स्थित शेषनाग झील, वहां से किसका उद्गम हो रहा है, उद्गम होता है हमारा झेलम नदी का, ठीक है। अगला लिखो, देखो झेलम नदी जो है ना वो जम्मू कश्मीर में एक घाटी का निर्माण करती है, कश्मीर घाटी का। तो लिख लो, झेलम नदी, झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है, कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। तो कश्मीर घाटी का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है, कश्मीर घाटी का निर्माण जो है वो झेलम नदी द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और झेलम नदी जम्मू कश्मीर में ही एक झील का निर्माण करती है, बूलर झील, है ना। झेलम नदी, झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बूलर झील का निर्माण करती है, बूलर झील का निर्माण करती है। अभी जो मैंने लद्दाख श्रेणी में दो झीलें बताई थी ना, वो तो कैसी झील थी हमारी, खारे पानी की झील। लेकिन जो एक नदी द्वारा निर्मित की जा रही है, इसलिए ये जो झील होगी कैसी झील होगी, ये होगी हमारी मीठे पानी की झील। और बूलर जो झील है वो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना। लेकिन कैसी, बूलर झील है नदी निर्मित, है ना, नदी निर्मित भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। हालांकि गोविंद सागर झील भी आती है जो एक बांध के द्वारा बनाई जाती है ना, एक बांध के द्वारा निर्मित है वो झील हमारी। अगली विशेषता लिखिए, श्रीनगर शहर झेलम नदी के तट पर स्थित है ना, याद रख लेना, श्रीनगर जो शहर है वो किसके तट पर, झेलम नदी के। श्रीनगर शहर और झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के मध्य थोड़ी दूरी तक सीमा रेखा का भी निर्धारण करती है।
श्रीनगर शहर झेलम नदी के तट पर स्थित है, तट पर स्थित है। ठीक है, अगली विशेषता लिख लीजिए आप, लिखो। देखो, एक तो ये नदी सीमा रेखा का निर्धारण करती है, और एक जास्कर श्रेणी में एक द्रास स्थान है, द्रास, जो भारत का न्यूनतम कह लो या सर्वाधिक ठंडा कह लो, द्रास जो स्थान है वो सर्वाधिक ठंडा स्थान है, किस श्रेणी में स्थित है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। तो पहले तो लिख लो सीमा वाला, झेलम नदी भारत तथा पाकिस्तान के मध्य, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा बनाती है, सीमा रेखा बनाती है। तो झेलम जो नदी है वो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा बनाने का कार्य भी करती है। एक बात और लिख लो, जास्कर श्रेणी में स्थित, जास्कर श्रेणी में स्थित द्रास स्थान, द्रास ये स्थान है, द्रास नामक स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान है, भारत का सबसे ठंडा स्थान है, सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है, एक विशेषता और लिख लेना जास्कर श्रेणी की, क्या कि जम्मू कश्मीर राज्य में जास्कर श्रेणी में स्थित कुछ घास के मैदान है ना, वो घास के मैदान उत्तर दिशा की ओर स्थित हैं, वो तो कहलाते हैं देवसाई, और दक्षिण दिशा की ओर स्थित हैं वो कहलाते हैं हमारे रिपसू। तो ये बात और लिख लीजिए, जम्मू कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में जास्कर श्रेणी में स्थित घास के मैदान, जास्कर श्रेणी में स्थित घास के मैदान, घास के मैदान, अब ऐसे लिख लो, उत्तर की ओर स्थित घास के मैदान तो कहलाते हैं देवसाई, उत्तर दिशा वाले ये तो क्या कहलाते हैं हमारे देवसाई, देवसाई, और दक्षिण दिशा वाले कहलाते हैं हमारे रिपसू, दक्षिण दिशा वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे रिपसू, रिपसू। ठीक है ना, तो ये विशेषता थी हमारी किस श्रेणी की, जास्कर श्रेणी की। तो अभी तक हमने उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा था, उसमें से पहला जो भाग लिया था वो लिया था हमने ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय को हमने 3 श्रेणियों में बांटा था, कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तीनों श्रेणियों को पढ़ लिया है। बाकी जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का दूसरा जो भाग है उसको स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।